अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्टोन चैट पोएम को डिस्कस करेंगे जो कि तौफीक रफ़त ने लिखी है। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस पोएम से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे ऑथर्स इंट्रोडक्शन, देन वी विल लुक एट टाइटल सिग्निफिकेंस, देन आई विल डिस्कस पोएम। तो फिर हम पोएम को अच्छे से एनालाइज करेंगे और फिर हम इस पोएम के थीम्स देखेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे इस पोएम की, देन टोन को देखेंगे और फिर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे इस पोएम की, और हम इस पोएम से रिलेटेड क्रिटिकल रिमार्क्स देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने जा रही है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम देखते हैं कि राइटर की बायोग्राफी क्या है तौफीक रफ़त की। तो तौफीक रफ़त 25 दिसंबर 1927 को सियालकोट में पैदा हुए और वो एक कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी डेथ कहाँ हुई है? लाहौर में 71 साल की उम्र में 2 अगस्त 1998 को। ठीक है, तो तौफीक रफ़त क्या हैं? पाकिस्तानी ऑथर एंड पोइट हैं और उन्हें किस चीज़ का क्रेडिट दिया जाता है? पाकिस्तानी ईडियम का। तो पाकिस्तानी ईडियम क्या है? जिसमें पाकिस्तान के कल्चर, ट्रेडिशन, सोसाइटी और नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है, उस चीज़ को पोर्ट्रे किया जाता है, इसको कहा जाता है पाकिस्तानी ईडियम। तो तौफीक रफ़त को एक कैलेडोस्कोपिक पोइट भी कहा जाता है। अब कैलेडोस्कोपिक पोइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पोइट्री में डाइवर्स एंड वाइड रेंज ऑफ थीम्स होते हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि कैलेडोस्कोप में बहुत सारे यानी कि कलर्स निकलते हैं, उसमें से मल्टी कलर्ड होता है वो, तो इसी वजह से इनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। In his poetry, his elements relate with romanticism, like his poem Village Girl can be compared with William Wordsworth poem. ठीक है, कि इनकी पोइट्री में हमें नेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। His poems we can see rustic life as romantic poets shows us like William Wordsworth, Keats and Coleridge. They introduced romantic elements in their poetry, कि जो above poets mention किए गए हैं, इन्होंने romantic elements को अपनी पोइट्री में इंट्रोड्यूस किए। Likewise, तौफीक रफ़त also wrote from British romanticism context। कैसे? He told about nature। ब्रिटिश रोमांटिसिज्म में भी जो से रोमांटिक पोइट थे उन्होंने हमें नेचर के बारे में बताया, इसी तरह ही हमें तौफीक रफ़त ने बताया। देयर इज टच ऑफ रस्टिक लाइफ, हिज पोइट्री स्ट्रेट फॉरवर्ड। तौफीक रफ़त इज़ आल्सो कॉल्ड एजरा पाउंड ऑफ पाकिस्तान ड्यू टू हिज मॉडर्निस्ट अप्रोच ऑफ पोइट्री। अब इन्हें एजरा पाउंड क्यों कहा जाता है पाकिस्तान? ये नीचे एलिमेंट्स डिस्क्राइब हैं जिनकी वजह से सिमिलरिटीज़ हैं इन दोनों की पोइट्री में। तौफीक रफ़त like Ezra Pound was known for his innovative and experimental approach to poetry। इनोवेटिव में जदीद तरीके से उन्होंने पोइट्री को लिखना शुरू किया, जैसे कि एजरा पाउंड ने लिखा। बोथ पोइट्स चैलेंज ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड कन्वेंशंस के जो पोइट्री के लिए तरीके चलते आ रहे थे उनको इन्होंने डिनाई किया, उनको चूज़ नहीं किया। किस चीज़ को चूज़ किया? ऑप्टिंग फॉर मोर मॉडर्निस्ट टेक्निक्स एंड थीम्स इन देयर पोइट्री। रफ़स पोइट्री लाइक पाउंड रिफ्लेक्टेड द कल्चरल एंड सोशल चेंजेस ऑफ हिज टाइम एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाउंड सेलिब्रेटेड द ब्यूटीफुल नेचुरल वर्ल्ड। तौफीक रफ़त इज़ आल्सो ग्रेट ह्यूमनिस्ट, सोशल वर्कर भी रहे। उनकी वाइफ भी सोशल वर्कर रही। वाइफ का नेम था रिहाना रफ़त और वो भी कश्मीरी फैमिली से ही बिलोंग करती थी और उनकी वाइफ भी एक सोशल वर्कर थी। तौफीक रफ़त एक ग्रेट ह्यूमनिस्ट भी हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमनिज्म इनकी पोइट्री में देखे जाते हैं। दिस इज़ अ मेजर कॉन्सेप्ट एंड थीम्स इन हिज पोइट्री दैट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर शोन इन हिज पोइट्री। जिंदगी से रिलेटेड पोइट्री को वो लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तौफीक रफ़त के वर्क्स को। अराइवल ऑफ द मूनसून ये इनका फर्स्ट पोइटिकल वर्क है, पोइट्री का कलेक्शन है। तो नेक्स्ट है द टाइम टू लव, विलेज गर्ल, स्क्वारल, स्टॉर्म, वेडिंग इन द फ्लड, वंस अपॉन अ टाइम, द किंगफिशर और हाफ मून। हाफ मून भी इनकी पोइट्री का एक कलेक्शन है और ये लास्ट असॉर्टमेंट ऑफ पोइट्री है जो इनकी डेथ के बाद आया। तो इन्होंने 2 पोइट्री के कलेक्शंस लिखे है, अराइवल ऑफ द मूनसून और लास्ट है हाफ मून। तो अब हम देखते हैं टाइटल की सिग्निफिकेंस को। तो जो टाइटल है हैज़ अ डीपर मीनिंग एज इट रिप्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ फाइंडिंग ब्यूटी इन द मंडेन एंड द ऑर्डिनरी एंड ऑफ बीइंग एबल टू सी द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन द एवरीडे। कि जो टाइटल है वो हमें क्या सजेस्ट करता है कि हम जिंदगी की जो आम चीज़ें हैं उनमें भी हम खूबसूरती देख सकते हैं। खूबसूरती का मयार पर्सन के अकॉर्डिंग
चेंज होता रहता है। ये हमारी अपनी एबिलिटी है कि हम चीज़ों में खूबसूरती किस हद तक देख सकते हैं। तो हमें चीज़ों में, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग में हमें खूबसूरती को तलाश करना चाहिए। टाइटल हमें एक ये सजेशन देता है। नेक्स्ट क्या है? स्टोन चैट इज अ सिंबल ऑफ रेजिलियंस एंड द एबिलिटी टू थ्राइव इन हार्श कंडीशंस। स्टोन चैट किस चीज़ का सिंबल है कि जब हम पोएम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो स्टोन चैट बर्ड है वो वहाँ के मुश्किल हालात में भी वहीं रुका हुआ है। वो इतना रेजिलियंट है। रेजिलियंट के मतलब स्ट्रेंथ, हमारी एबिलिटी अपने आप को उस माहौल के मुताबिक अडॉप्ट कर लेना, उस माहौल में रहने के काबिल बना लेना। एक और भी हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। स्टोन चैट हैज अ रिजेम्बलेंस टू हेडस्टोन और अ ग्रेव स्टोन। ठीक है, जो स्टोन चैट का टाइटल है, हेड स्टोन या ग्रेव स्टोन के साथ भी उसकी जो मुशाबियत है। हेड स्टोन क्या होता है या ग्रेव स्टोन, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। जो कब्रों के ऊपर, ग्रेव्स के ऊपर जो स्लेट सी लगाई जाती है और उसके ऊपर फिर मरने वाले का नाम इंस्क्राइब किया जाता है, यानी कि लिखा जाता है, उसको कहते हैं हेड स्टोन। तो है कैसी ये मुशाबियत इनकी? स्टोन इज अ कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर हेड स्टोन्स और ग्रेव स्टोन्स व्हिच आर मार्कर्स प्लेस्ड ओवर ए ग्रेव कमेमोरेट द डिसीज्ड। तो स्टोन मैंने आपको बता दिया कि वो पत्थर सा जो कब्रों के सर रखा जाता है, जिससे गुजर जाने वाले के नाम लिखे जाते हैं। अब देखते हैं कि कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन अहम क्यों है? बिकॉज द पोएम एक्सप्लोर्स थीम ऑफ मोर्टेलिटी, impermanence and the passing of time which are closely related to gravestones और headstone। यानी कि इस पोएम में हम देखेंगे कि पोएट जो है वो बात करता है वक्त के गुजर जाने की, कि कोई भी चीज़ सदा के लिए नहीं रहती है, और यही चीज़ों से वो क्लोजली टाइड है। किस चीज़ से? ग्रेवस्टोन से, कि जो हमें बताती है कि जो कल था वो आज नहीं। तो ये इस तरह से इसका कनेक्शन है एक। Next, the title refers to the description of nature in poem, as it is the name of bird which has connection with nature। जैसे कि स्टोन चैट एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत परिंदे का नाम है, और ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये देखें आप कैसे होती है स्टोन चैट। ठीक है, और परिंदे कहाँ पर होते हैं? परिंदे हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? जब हम किसी गार्डन वगैरह में जाएँ, ऐसे फितरी माहौल में जाएँ, तो वहाँ पर हमें परिंदे वगैरह नज़र आते हैं। तो परिंदों का क्या कनेक्शन है नेचर के साथ? तो ये इस तरह इस टाइटल का नेचर के साथ भी कनेक्शन है। तो टाइटल की जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकती थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके वो कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको टाइटल की अच्छे से समझ आ गई हो। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट हम इस पोइम के समरी को देखेंगे, एनालाइज करेंगे उसको अच्छे से, ताकि जो बयान हो चुका है, जो आगे डिस्क्राइब होगा, वो सब आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पोइम स्टार्ट किन वर्ड से होती है? तौफीक रफत लिखते हैं, द ब्यूटीफुल इज़ ब्यूटीफुल एनीवे सो वाई एम्बेलिश इट विद वर्ड। कि जो चीज़ खूबसूरत है वो खूबसूरत ही रहेगी, तो इसे लफ्ज़ों के साथ सजाने की क्या ज़रूरत है? The eye too long used to green and fruitful movement is parched। कि आंखें जो हैं वो सब्ज़ा देखने को तरस गई हैं। जो सब्ज़े की आदत थी, फ्रूटफुल मूवमेंट की आदत थी, वो उसको देखने को तरस गई हैं। ठीक है, इस पार्च का क्या मतलब होता है? जो चीज़ ड्राइड अप हो जाती है। यहाँ पर अगर हम इसको एनालाइज करें तो वो खुद की बात भी कर सकते हैं। एनालिसिस में हम हर एक एस्पेक्ट से देखते हैं तो वो यहाँ पर खुद की बात भी करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि वो पैदा तो सियालकोट में हुए थे, लेकिन बाद में वो यूएसए की तरफ मूव कर गए थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अपने वतन की, हम देखते हैं कि वो अपने वतन को भी यहाँ पर याद करते हुए दिखाई देते हैं। तो आगे वो कहते हैं फॉर अ डेजर्ट बेनिफिशियंस। डेजर्ट का मतलब कि वो एक सहरा, बेनिफिशियंस का यहाँ पर मतलब है फ़ायदा। वैसे बेनिफिट का मतलब फ़ायदा ही होता है, तो बेनिफिशियंस का मतलब है फ़ायदा, कि वो इस एक डेजर्ट की तरह फ़ायदे के लिए गए थे, सीकिंग सब्टिलिटीज़, बारीकियों को देखते हुए। वी आर नन सीम टू एग्जिस्ट, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि ये हमारा एक इल्यूजन है कि हम अपने वतन को छोड़कर कहीं और जाएंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो नेक्स्ट कहते हैं फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, इन जेलम्स एरोडेड हिल। यहाँ पर जेलम्स की जो सी, एरोडेड का मतलब जो कटी पटी होती हैं, बंजर सी होती हैं, वहाँ उसकी पहाड़ियों पर, वी हैव स्टॉप्ड, जहाँ पर हम रुके फॉर अ मोमेंट, एक लम्हा के लिए,
रिलाइव आवर सेल्स, खुद को सुकून देने के लिए। दे ऑलवेज रिमाइंड मी, ये मुझे याद दिलाते हैं ऑफ ए विलेज क्रोन। क्रोन क्या है? ओल्ड वुमेन है जिसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा रिंकल्स होते हैं। दे ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ ए विलेज क्रोन, वो हमेशा मुझे इस औरत की याद दिलाते हैं। यहाँ पर क्रोन का मतलब ये नहीं कि वैसा है कि ओल्ड वुमेन जिसके चेहरे पर रिंकल्स होते हैं। टू सीम्ड एंड बी ड्राइटन, सीम्ड का मतलब कि काफ़ी देर से भी ड्राइटन, ज़ईफ सी हो गई है। लेकिन कहते हैं इसकी भी एक वैल्यू है, टू बी अ वैल्यू येट सम हाउ लिंगरिंग ऑन स्टिल स्पिटिंग आउट द ओकेजनल प्रोवर्ब। जैसे कि बूढ़े लोग हमें कहावतें बताते हैं जिससे हमें पता चलता है हमारी सूझबूझ बढ़ती है, तो ऐसे ही इसकी भी एक वैल्यू है, स्टिल स्पिटिंग आउट द ओकेजनल प्रोवर्ब। जैसे कि ओल्ड लोग जो से होते हैं उनके अंदर मेच्योरिटी और एक्सपीरियंसेस दूसरे लोगों से ज़्यादा होते हैं, यंग लोगों से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं जिससे यंग लोग गुजर रहे होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये टू बी ऑफ वैल्यू का वर्ड यूज़ किया गया है। अब कहीं कहीं पर किसी ने इसको एनालाइज करते हुए कहा है कि यहाँ पर स्टोन चर्च में पोइम में एक ग्रेवयार्ड का सीन भी है। वो ऐसे एग्जैक्टली कहीं पर भी नहीं बताया गया कि इसका ग्रेवयार्ड का सीन कहाँ पर है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि है लिटिल बिट यहाँ पर ग्रेवयार्ड के सीन से भी रिजेम्बलेंस। जैसे कि वर्ड देखी, द आई टू लॉन्ग यूज टू ग्रीन एंड फ्रूटफुल मूवमेंट इज पार्च, कि वो जो आंख कभी सब्जा देखती थी, फ्रूटफुल मूवमेंट देखती थी, पार्च वो ड्राई अप हो गई, कि वो अब आंख ख़त्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि जब हम मर जाते हैं तो हमारी आंखें फिर ऐसी चीज़ों को नहीं देख सकती ना, तो इसलिए वो ख़त्म हो गई है। तो ये जो सा वर्ड यहाँ पर डेजर्ट यूज़ हुआ है वो भी सिंबल ऑफ डेथ के लिए यूज़ हुआ है। और फिर लिखा है सीकिंग सबटलिटीज वेयर नन सीम टू एग्जिस्ट, कि अब यहाँ पर कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सारी जो सी चीज़ें हैं वो ख़त्म ही हो, इंसान जब ख़त्म हो जाता है तभी वो कब्र में जाता है ना, तो यहाँ पर अब कुछ नहीं है, नन सीम टू एग्जिस्ट। और फिर जो इसका टाइटल है स्टोन चैट, वो हमने देख लिया था ना पीछे कि वो ग्रेव स्टोन से, हेड स्टोन से कैसे रिजेम्बलेंस करते, तो इस तरह ये ग्रेवयार्ड का ना सीन क्रिएट किया गया। ऐसे एग्जैक्ट नहीं है कहीं पर भी हमें पता चल सकता कि ये यहाँ पर ऐसे, ये स्टार्ट में ही डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा उसने टच दे दिया ग्रेवयार्ड का, ऐसा नहीं है। ये खुद डीपली एनालाइज करने से ही हमें अंदाज़ा हो सकता है। तो अब जी जहाँ से छोड़ते हैं वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सर फीड हैज़ क्लोइड माई विजन। फीड का मतलब है एक्सेसिव यूज ऑफ समथिंग। क्लोइड का मतलब जब हम किसी चीज़ से भर जाते हैं, हमारा दिल भर जाता है, हम उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा देख लेते हैं। माई विजन, मेरी बसीरत। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी की बहुत ही ज़्यादा लग्जरीज को एंजॉय कर लिया है, और जो से उनकी बसीरत है वो सैर हो चुकी है, भर चुकी है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को एंजॉय कर लिया है। यहाँ पर तौफीक रफ़त अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाता है, फिर वो कहते हैं टू अंडरस्टैंड दिस वेस्ट, कि इस सारी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी, मे भी यहाँ पर वो दुनिया को कह रहे हो कि टू अंडरस्टैंड दिस वेस्ट, इस दुनिया को समझने के लिए या जिस भी चीज़ के लिए वो कह रहे हैं इसको समझने के लिए, आई मस्ट ट्राई एंड नाउ माई सेल्फ, कि मुझे पहले खुद को समझना, चीज़ों को समझने के लिए पहले हमें खुद समझदार होना चाहिए। एज आई मस्ट वंस हैव बीन, कि मैं पहले कैसे हुआ करता था, एंड बिकम, हो जाऊंगा। यहाँ पर ना वो ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो हमारी एज के साथ हमारी ज़िंदगी में एक ट्रांजिशन, एक तब्दीली आती है, उसके बारे में बात करें। जैसे कि चाइल्डहुड से हम यूथ, और यूथ से हम ओल्ड एज का सफ़र करते हैं। यहाँ पर जो बात की थी मोर्टेलिटी के बारे में, कि यहाँ पर वो मोर्टेलिटी की बात करते हुए दिखाई देते हैं कि कोई भी चीज़ सदा के लिए यहाँ पर नहीं रहेगी, कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहेगी, हर एक चीज़ किस एक ना एक दिन ख़त्म होकर ही रहेगी। एंड बिकम, वाई इवन बी, इवन इफ़ आई हैव टू बिकम दैट स्टोन चैट देयर, कि वो कहते हैं अगर मैं यहाँ पर एक स्टोन चैट बन जाता हूँ, फिर वो यहाँ पर आगे स्टोन चैट की बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं कि उस परिंदे ने अपने आप को कैसे इस माहौल के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया। तो वो कहती हैं ऑलमोस्ट लॉस्ट अगेंस्ट द नो कलर बैकग्राउंड, ऑलमोस्ट लॉस्ट के तकरीबन वो इसमें खो गया है अगेंस्ट द नो कलर। नो कलर का मतलब कि कोई खुशगवारपन रहा ही नहीं है इस माहौल में, लेकिन वो परिंदा इस माहौल में रह रहा है। आई वुड हैव मिस्ड हिम, यहाँ पर मैं भी शायद वो फिर से बात करेंगे, जब वो यू ऐसे में रहा करता था तो वो इस चीज़ को मिक्स करता था। बट फॉर हिज टेल वाइब्रेटिंग विद एक्साइटमेंट, कि उसकी जैसे टेल थी वो ऐसे एक्साइटमेंट के साथ वो वाइब्रेट करती थी। He hops up the slope
हेल्ड इन प्लेस बाय अ स्लैब ऑफ सनलाइट, कि तेज धूप उस पर पड़ रही है लेकिन वो उसी जगह पर हेल्ड इन प्लेस, उसी जगह पर रुका हुआ है। तो ये अब इस किस चीज़ को बता रहा है? हार्श सर्कमस्टांसेस को। ये अगर हम लें तो हम इंसानी ज़िंदगी पर भी इसको ले सकते हैं कि हमें हार्श सर्कमस्टांसेस में भी खुद को मजबूत रखना चाहिए। टू ए रिडिक्यूलस टेरेस ऑफ फीट, कि वहाँ पर सिर्फ क्या है, थोड़ी सी गंदुम है। इट डजेंट सीम वर्थ द टेंडिंग, और वो ऐसे नहीं कि इसकी अच्छे से देखभाल हो सके, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, वहाँ पर रह रहा है, खुशी से अपनी टेल को वाइब्रेट कर रहा है, गीत गा रहा है वहाँ पर, ठीक है। मुश्किल हालात में भी उसने उस जगह को छोड़ नहीं, बल्कि हंसी खुशी वो रह रहा है वो स्टोन चैट वहाँ पर। वंस देयर टू बर्स्ट इनटू सॉन्ग, ठीक है, कि जो गंदुम की कमी है लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर अपने गाने गा रहा है। एनीथिंग सो ईगर टू सर्वाइव, कि कोई भी चीज़ नहीं थी वहाँ पर कि जिस पर गुजारा किया जा सके, जिस पर सर्वाइव किया जा सके। लेकिन फिर भी क्या होता है, इनटॉलरेंट ऑफ एक्सक्यूज ही कॉल्स दिस प्लेस होम, वो फिर भी इस जगह को अपना घर कहता है। हैज़ लर्नड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे, कि वो स्टोन चैट उस नेचर में रहते हुए कितना वो इस काबिल हो चुका है कि वो ग्रे एक कलर है ना, उसके अंदर भी इतने सारे कलर्स में वो फ़र्क कर सकता है। जैसे कि एक रेड कलर होता है ना, उसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ जाती है, एक डार्क रेड, एक ब्लडी रेड, एक पोमीग्रेनेट रेड, ऐसे वाले। वो कहते हैं कि ऐसे ग्रे कलर में, ग्रे के कितने ज़्यादा कलर हम देख सकते हैं, हम डार्क ग्रे, लाइट ग्रे, हम ग्रे के इतने शेड्स में फ़र्क कर सकते हैं ना, लेकिन वो बर्ड वहाँ पर रहते हुए ग्रे के कलर्स में भी फ़र्क बता सकता है। फिर वो कहते हैं टिल द नेबर्ड इज़ अ रियोट ऑफ कलर, कि इर्द गिर्द जो से हैं वो अबंडेंस है, कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड अ रेजेड पैच ऑफ वीड्स सफिशिएंट कॉज टू बी मेलिफिशियस अबाउट, कि जो सी गंदुम है वो सफिशिएंट है, थोड़ी सी है, स्मॉल सी अमाउंट है उस गंदुम। कॉज टू बी मेलिफिशियस अबाउट, मेलिफिशियस का मतलब इनकी जो चीज़ हमें सुनने में अच्छी लगे, लेकिन वो वहाँ पर उस थोड़ी सी गंदुम के साथ भी मेलिफिशियस है, वहाँ पर वो अपने गीत गा रहा है, गाने गा रहा है, ठीक है, अपनी टेल को वाइब्रेट कर रहा है, वहाँ पर खुश है उस माहौल में भी, जहाँ पर हमने देखा कि ऊपर कितनी हार्ड सर्कमस्टांसेस थी, लेकिन वो परिंदा बजाय घबराने के वहाँ पर खुशी से रह रहा है। तो ये हो गया इस पोएम का एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पोएम के थीम्स, यानी कि सेंट्रल आइडियाज ऑफ दिस पोएम। तो फर्स्ट जो थीम है वो है प्रेज फॉर ब्यूटी। प्रेज मतलब कि तारीफ की गई है इसमें ब्यूटी की। राइटर हैज़ प्रेज्ड ब्यूटी बाय डिस्क्राइबिंग ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ नेचर एंड इट्स वर्थ इन ह्यूमन लाइव्स, के इंसानी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल मोमेंट्स के बारे में बताया गया और इसकी क्या अहमियत है। राइटर हैज़ एक्सप्लेन्ड दैट फॉर समथिंग टू बी ब्यूटीफुल it is not necessary to explain it with words because beauty is beauty which can be feel, ठीक है, कि राइटर ने कहा है कि ब्यूटी ब्यूटी है जो कि फील की जा सकती है, उसको लफ्ज़ों में परोने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर वेयर स्टोन चैट इज लिविंग एंड इंजॉइंग इट बाय सिंगिंग। नेक्स्ट जो थीम है वो है अडेप्टेशन टू दिस सराउंडिंग। ये मेन थीम है इस पोएम का। द मेन थीम ऑफ द पोएम is an adaptation to the surrounding. The poet uses the stone chat to explain this phenomena of adaptation to the surrounding, कि हमें अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए। This survival in the adverse circumstances was eventually overcome by the bird through adaptation which resulted in weed sufficient. Adverse circumstances जो कि सख्त किस्म के हालात होते हैं, ठीक है, जब उसमें परिंदे ने अपने आप को ढाल लिया तो क्या हुआ, जो वीड था वो भी उसके लिए सफिशेंट हो गया, काफ़ी हो गया। Refer teach adaptation to surrounding and survival even in the worst circumstances, कि रफ़त क्या बताते हैं हमें कि हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना चाहिए और इसकी सख्तियों को भी बर्दाश्त करना चाहिए। As these circumstances will eventually be over and replaced by good ones, के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे, ये हालात भी गुजर जाएंगे और हम अच्छे हालात भी देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट जो थीम है वो है रेजिलियंस एंड होप। रेजिलियंस का मतलब है स्ट्रेंथ, प्रिजर्वेंस, पावर, ठीक है। तो रेजिलियंस एंड होप कि किसी चीज़ में अगर आप सख्ती से, मजबूती से डटे रहो तो फिर एक उम्मीद भी होती है। डिस्पाइट द ब्लीक सराउंडिंग्स द स्टोन चेयर सॉन्ग ऑफर्स ए ग्लिमर ऑफ होप एंड रेजिलियंस। द सराउंडिंग्स जितने भी ख़राब है, स्टोन चेयर का जो सॉन्ग है वो एक उम्मीद की तरह है, उसकी पावर को शो करता है, सजेस्टिंग दैट इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स, डार्केस्ट मतलब कि वो हालात फेवरेबल नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज ए चांस फॉर ब्यूटी एंड लाइफ टू इमर्ज। इमर्ज मतलब कि उभरने के लिए। नेक्स्ट जो थीम है मेच्योरिटी वर्सेस इग्नोरेंस। मेच्योरिटी की जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है, और इग्नोरेंस जब हम हकाइक से वाकिफ नहीं होते, हालात हमें पता नहीं होते, ठीक है। एंड द इम्पोर्टेंट थीम ऑफ दिस पोएम इज़ द मूवमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस टू मेच्योरिटी, ठीक है। लेग ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मूव करना अंडरस्टैंडिंग की तरफ। इन दिस पोएम पोएट टॉक्स फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, के खुद को समझने के बारे में बात करता है। इन फर्स्ट टू लाइन्स द पोएट हाईलाइट्स दैट ब्यूटी इज ब्यूटी, ठीक है, एंड इवन इफ इट इज़ नॉट ऑर्नामेंटेड विद वर्ड्स, कि ब्यूटी ब्यूटी ही रहेगी, हम इसको बेशक लफ्ज़ों से सजाएं या ना सजाएं। मेच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ द रियलाइजेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स एज ब्यूटीफुल। कि मेच्योरिटी पोएट की है, हाँ ये है कि हम रियलाइज़ करें, एक्सेप्ट करें जो चीज़ें ब्यूटीफुल है उनको ब्यूटीफुल। आगे है सेल्फ रिकग्निशन एंड सेल्फ रिलायंस, कि खुद को पहचानना, खुद पर ही इन्हिसार करना। सेल्फ रिकग्निशन एंड सेल्फ रिलायंस आर आल्सो पोर्ट्रेड इन दिस पोएम। रिलायंस मतलब खुद इन्हिसारी, खुद पर ही भरोसा करना। टू एक्सप्लेन दिस फिलोसफी ऑफ नोइंग वन सेल्फ, खुद को जानने के बारे में वो जो फिलोसफी पेश करते हैं उसके बारे में एग्जाम्पल किसकी चीज़ के देते हैं? द एग्जाम्पल ऑफ ए स्टोन चैट। द स्टोन चैट डिस्पाइट द एडवर्सिटीज़, के स्टोन चैट हालात के मुश्किल होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, वेज इट्स टेल एंड डांस्ड अबाउट रिलाइंग ऑन इट्स सेल्फ, कि उसने अपनी टेल को वाइब्रेट किया, डांस किया, गाया, तो जिसका क्या मतलब पता चल कि उसे किसी की परवाह नहीं है। विच लीड्स द बर्ड टू फाइंड इट्स होम, जिसके बारे में बाद उसे पता चलता है कि यही मेरी जगह है। फूड एंड बेसिक सेटिस्फैक्शन, कि वो फिर वीट भी उसके लिए सफिशिएंट हो गया और वो उन्हीं हालात में सेटिस्फाई हो गया। फिर नेक्स्ट है द साइकिल ऑफ लाइफ। द पोएम टचेस ऑन दिस साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रीबर्थ। जैसे कि इसमें हमने एनालिसिस में पढ़ा था कि ट्रांजिशन ऑफ लाइफ के बारे में बात हुई थी, विद द ग्रेवयार्ड रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ लाइफ एंड द स्टोन चैट सॉन्ग सिंबलाइजिंग न्यू बिगनिंग। हमने बात की थी कि कैसे ग्रेवयार्ड के एक सीन क्रिएट किया गया है और जो स्टोन चैट का सॉन्ग है वो एक नई लाइफ के उभरने के बारे में बात है। तो ये हो गए थीम्स। तो अब हम इस पोएम में यूज होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एसोनेंस को। एसोनेंस क्या है? रिपीटिशन ऑफ साउंड्स विद नियर बाय वर्ड, ऑफन यूज टू क्रिएट म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ पोएम, कि जो वर्ड साथ साथ होते हैं उनमें एक सिमिलैरिटी पाई जाती है, उसको एसोनेंस कहते हैं। और रिपीटिशन भी वॉल साउंड्स की होती है, ठीक है। तो अब हम पोएम में से इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन है द ब्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, इसमें जो यू साउंड है ब्यूटीफुल की वो एसोनेंस है। तो नेक्स्ट एक लाइन है फॉर अ डेजर्ट बेनिफिशियंस सीकिंग, तो इसमें जो वर्ड डेजर्ट है और बेनिफिशियंस है इसमें ई साउंड है, ये एसोनेंस को क्रिएट कर रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन है इसी से सबटलिटीज वेयर नन सीम टू एग्जिस्ट, इसमें जो ई साउंड है सीम और एग्जिस्ट में ये एसोनेंस की प्रोडक्शन है, यहाँ पर एसोनेंस क्रिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज व्हेन वर्ड्स दैट आर टुगेदर स्टार्ट विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन में वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के साथ साथ होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और वो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी इसकी एग्जांपल को देखते हैं। तो एसोनेंस क्या है? तो वर्ड्स एक दूसरे के साथ एक ही सेंटेंस में होते हैं और उनके दरमियान वोल साउंड्स की रिपीटिशन, उसको एसोनेंस कहते हैं। एलिट्रेशन क्या है? वर्ड्स जो हैं वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एलिट्रेशन की एग्जांपल क्या है? जैसे कि है एक लाइन हेल्ड इन प्लेस बाय अ स्लैब ऑफ सनलाइट, तो इसमें स्लैब का एस और सनलाइट का एस ये दोनों क्या है? एलिट्रेशन की एग्जांपल हैं। और एक है
लाइन स्टिल स्पिटिंग आउट द ओकेजनल प्रोवर्ब, तो इसमें जो स्टिल स्पिटिंग, इसमें भी एस साउंड है, वो एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है सिम्बोलिज्म की। सिम्बोलिज्म जैसे कि हमें पता है, इलामती लैंग्वेज को यूज़ करके हम सिम्बोलिक वे में अपनी बातों को कन्वे करते हैं। तो जो स्टोन चैट है may symbolize different things to different readers such as freedom, loneliness or the beauty of nature. नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन की डिवाइस। पर्सोनिफिकेशन क्या है? इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर ह्यूमन क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज की इंसानी जो सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम जानवरों को दे देते हैं। जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है फ्लावर्स आर डांसिंग। डांस क्या है? इंसानों की खसूसियत है और इसको हम फ्लावर्स के साथ दे रहे हैं। तो पोएम में इसकी क्या एग्जाम्पल है? जैसे कि जो जेहलम इरोडेड हिल्स थी उसको किस चीज़ से पर्सोनिफाई किया? एक ओल्ड वुमेन के साथ। तो नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है? जिसमें दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को, मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में रिलेट किया जाता है। तो जो द स्टोन चैट है सर्व्स एज अ मेटाफर फॉर द ह्यूमन कंडीशन, परहैप्स सिंबलाइजिंग रेजिलेंस और द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, कि वो ह्यूमन की कंडीशन को भी मेटाफर कर सकती है या वो पावर को भी शो कर सकती है। रेजिलेंस मतलब पावर, प्रिजर्वेंस, स्ट्रेंथ, इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रगल जो सर्वाइवल के लिए की जाती है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस हेल्पिंग रीडर्स विजुअलाइज सीन्स। कि इमेजरी में हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि रीडर पढ़ते हुए उसको इमेज बना सकते हैं अपने माइंड में। तो इसकी क्या एग्जाम्पल है? द पोएम कंट्रास्ट lush green landscapes with barren desert settings to evoke different emotions and ideas. Or the titular stone chat bird serves as another potent image. This imagery highlights themes of adaptation and finding beauty in simplicity. तो ये थी इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। तो नेक्स्ट है टोन ऑफ दिस पोएम या मूड इस पोएम में राइटर का। तो जो राइटर्स थॉट है इस पोएम में, इन दिस पोएम राइटर्स थॉट इज रिफ्लेक्टिव एंड कॉन्टेम्पलेटिव। रिफ्लेक्टिव का मतलब कि वो अपने आइडियाज़ पर रिफ्लेक्ट करता है, अक्कासी करता है उनकी, देखता है उनको। और कॉन्टेम्पलेटिव मतलब कि गौर व फिक्र करने वाले, मेडिटेशन, थाउटफुल आइडियाज़ हैं उसके। बिकॉज ही ऑब्जर्व्स द स्टोन चैट बर्ड एंड इट्स सराउंडिंग थ्रू विच ही एक्सप्लोर्स डीपर थीम्स। ठीक है, कि वो इर्द गिर्द के माहौल को ऑब्ज़र्व करते हुए कैसे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है, अडेप्टेशन टू सराउंडिंग के बारे में बताता है, साइकिल ऑफ लाइफ के बारे में बताता है और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है जो कि हम थीम में देख चुके हैं। Tone is also reflective as the speaker recalls memories and experiences, prompting deeper thoughts and the passage of time. कि वो कैसे बताता है कि हम इस जगह पर रुके और जेहलम इरोडेड हिल में बूढ़ी खातून के चेहरे की तरह थी, वो ज़मीन से बंजर जैसे उसके चेहरे पर रिंकल्स होती हैं और वो फिर याद करता है कि मेरी आंखें यानी कि तरस गई हैं सब्ज़े को देखने के। सारा क्या था? वो अपने पास्ट को याद कर रहा था। इसके ज़रिए वो हमें पैसेज ऑफ टाइम का आइडिया भी कन्वे करना चाहता है। रफस लैंग्वेज इज इवोकेटिव एंड ही पॉन्डर एट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। इवोकेटिव का मतलब जज्बाती, पुरअसर, दिलकश, जाज़िब, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले। तो उनकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, पुरकशिश है, क्योंकि एंड ही पॉन्डर एट द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि वो गौर करते हैं, सोचते हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। His tone is also melancholic as he explains the transience of life and the inevitability of change. Melancholic का मतलब कि उदासी सी है उनके टोन में। क्यों है? क्योंकि वो लाइफ की ट्रांजियंस, चेंज के बारे में बताते हैं और वो बताते हैं कि चेंज से छुटकारा पाना नामुमकिन है। राइटर इवोक्स द सेंस ऑफ मेलनकोली एंड नोस्टैल्जिया। मेलनकोली का बता दिया, नोस्टैल्जिया का मतलब पास्ट को रिमेंबर करना। तो ये हो गया टोन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म विच हैज़ बीन फॉलोड बाय द राइटर इन दिस पोएम। ठीक है, तो तौफीक रफ़त फॉलोज अ फ्री स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें कोई फ्री वर्ड स्ट्रक्चर वो होती है जिसमें कोई राइम, स्कीम, मीटर को फॉलो नहीं किया जाता। डिवॉइड का मतलब खाली होता है वो। दिस फॉर्म्स अलोज द पोएट फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ एंड इमोशंस। इसके थ्रू क्या करता है राइटर? फ्लेक्सिबल होकर अपने आइडियाज़ और इमोशंस को कन्वे करता है, क्योंकि इसके थ्रू राइम को करने में बहुत यानी कि
फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है कि आइडियाज़ और इमोशंस की कम हो जाए, तो राइटर ने फ्री वर्स को किया क्योंकि वो अपने आइडियाज़ को एम्फसाइज करके हमें बताना चाहते हैं। राइम को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी बल्कि अपने आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस दी। ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है एक फ्री वर्स स्ट्रक्चर का। द पोइम इज़ डिवाइडेड इंटू स्टैंजास ऑफ वेरिंग लेंथ्स विद ईच स्टैंजा कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल थीमेटिक डेवलपमेंट एंड नरेटिव प्रोग्रेशन ऑफ द पोइम, कि हर एक पैराग्राफ के साथ एक थीम्स उसके अंदर बनते जाते हैं, तो ये होती है थीमेटिक डेवलपमेंट। दिस लेक ऑफ स्ट्रक्चर अलाउज द पोएम टू फ्लो नेचुरली। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिटिक्स के रिमार्क्स इस पोएम के तौफीक रफ़त की पोइट्री के लिए। तो अमारा रज़ा क्या कहती हैं इस पोएम के लिए? द पोएम एग्जामिन्स द रेजिलियंस ऑफ लोकल स्टोन चैट एंड द वे इट अडैप्ट्स टू इट्स सराउंडिंग्स एज अ मेटाफर फॉर द पोइट्स सर्च ऑफ आइडेंटिटी। नेक्स्ट शम्सी क्या कहती हैं? हिज पोइम्स आर फुल ऑफ कल्चरल इंसाइट, के कल्चर को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया होता है। नेक्स्ट सजाद हुसैन क्या कहते हैं? तौफीक रफ़त इज़ द सेकेंड एज़रा पाउंड ऑफ पाकिस्तानी पोइट्री। तो ये हमने डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन में कि क्यों एज़रा पाउंड के साथ उनको रिलेट किया जाता है। तो ये था इस पोइम से रिलेटेड बहुत कुछ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।